नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा हिस्सा अक्टूबर 2022 पार्ट 2 के नाम से कवर करेंगे। पहला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर जो है कंटिन्यू चल रहा है। यह करंट अफेयर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी या फिर जो अन्य महत्वपूर्ण एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सभी के लिए बेहद उपयोगी है। और ये सारा जो है कंटेंट पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना वक्त जाए कि हम लोग शुरू करते हैं। कार्ल गुस्ताफ M4 सवाल पूछा जा सकता है क्या है, तो एक रॉकेट लॉन्चर है। मेक इन इंडिया के तहत स्वीडन की कंपनी SAAB फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, इसने बनाने की घोषणा की है। तो याद रखना कार्ल गुस्ताफ। जो विकल्प रहेंगे उसमें स्वीडन के अलावा कुछ खाड़ी देश भी दे दिए जाएंगे, जैसे कतर हो गया या फिर UAE हो गया, ताकि आप ये जो गुस्ताफ है ना उर्दू का शब्द, इसको लिंक कर सकें और गुमराह हो सकें। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है। बी शॉर्ट्स क्या है साथियों? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल से होने वाले हमले को जो है हमला होने से पहले ही उदासीन न्यूट्रल करने वाला एक सिस्टम है। DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है चांदीपुर में, उड़ीसा में। तो याद रखना बी शॉर्ट्स क्या है? एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखना है। मैन पोर्टेबल का मतलब मनुष्य के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आसानी से लाया ले जाया जा सकता है और फिर चलाया भी जा सकता है। फिर है प्रचंड। क्या है साथियों? LCH अर्थात लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। जी हाँ, हाल ने इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया है और वायुसेना में इसको शामिल किया गया है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कंपनी है भारत की। तो LCH साथियों क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। और यदि बात करें LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो वो है साथियों तेजस। तेजस और प्रचंड में कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और दूसरा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेवियल 5, जी हाँ क्या है साथियों? एंटी शिप मिसाइल है, मतलब शिपों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इजराइल की मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पे इसको दागा जाएगा। इसका सफल परीक्षण किया है किसने? इजराइल ने। तो महत्वपूर्ण है। देखिए, इजराइल में भी या और ला आता है अंत में, और ग्रेवियल में भी या और ला आता है अंत में। तो इन दोनों को अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ जो ग्रेवियल 5 है इसको आप याद रख सकेंगे आसानी से। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको कोई ना कोई लॉजिक अगर दे दिया जाए तो चीज़ें याद रह जाती हैं। क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा, जी हाँ, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। निर्माण इसका किसने किया? हाल ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अभी ऊपर हमने इसकी बात की। और साथ ही दक्षिणी विषाणु विज्ञान संस्थान की फाउंडेशन स्टोन भी रखी गई है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है ब्रदरहुड सैन्य अभ्यास। जी हाँ, चर्चा में क्यों है? क्योंकि किन्हीं कारणों से इसको रद्द कर दिया गया है। कहाँ होने वाला था? जो मध्य एशियाई देश है किर्गिस्तान। जी हाँ, तान जो 5 तान हैं उन पांचों तानों को मिलाकर जो है मध्य एशिया का निर्माण होता है। कौन कौन से हो गए? किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। इस तरह से 5 तान हो जाते हैं, तो इनको संयुक्त रूप से मध्य एशिया कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, भारत इसमें हिस्सा लेने वाला था लेकिन यहाँ रद्द हो गया। तो याद रखना है ब्रदरहुड सैन्य अभ्यास। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया गया है साथियों, फिर भी उसमें जो हमको अति आवश्यक लगे हैं उन पे मैंने इम्पॉर्टेंट का टैग लगा दिया है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस, जी हाँ, समुद्री बलों का संयुक्त अभ्यास हुआ साथियों। कहाँ? सेशेल्स में। जी हाँ, सेशेल्स द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित है। इसमें किसने किसने हिस्सा लिया? इंडिया, USA, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसमें हिस्सा लिया। और भारत की ओर से जो युद्धपोत इसमें शामिल हुआ उसका नाम था INS सुनयना। सुनयना। तो सुनैना और रेडीनेस मतलब
लाल लाल थी सुनैना, इस तरह से याद रखिएगा। रेडीनेस, वो रेडीनेस, ये इसका रेड से, रेड का मतलब लाल नहीं है, रेड का मतलब रेडी, रेडी से बना है रेडीनेस, तो याद रखने के लिए बोल दिया है रेड और सुनैना। रक्षा निर्यात, हमको कोई ऐसा लॉजिक बनाना है, बेशक वो तर्क संगत हो या ना हो, बस वो हमको किसी बिंदु को याद रखने में मदद करता हो। अब बाकी अर्थ वर्थ अपने हिसाब से गढ़ लीजिएगा। रक्षा निर्यात 2022-23 महत्वपूर्ण है। पहले 6 महीने में जो है 8,000 करोड़ रुपए का हुआ, तो ये उपलब्धि थी हमारे लिए। और हमने लक्ष्य कितना रखा है, 35,000 करोड़ प्रति वर्ष का रखा है। कब तक, 2025 तक। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने 2022-23 में जो लक्ष्य घोषित किया है रक्षा निर्यात का 2025 तक, तो वो कितने हजार करोड़ का है, या फिर 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा है। तो इस तरह से सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब दे पाएंगे। सिपरी, जी हाँ, स्टॉकहोम का ये एक संगठन है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 12 देशों में, जी हाँ, सिपरी एक रिपोर्ट जारी करता है, जो संस्थान है सिपरी, ये रिपोर्ट जारी करता है शस्त्रों को लेकर, युद्धों से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें 12 देश जो हैं, उन 12 देशों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जी हाँ, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द जो देश बसे हैं, उन 12 को शामिल किया गया। उन 12 में साथियों जो रक्षा उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, तो उसमें चाइना प्रथम स्थान पे है और अपना प्यारा भारत महान चौथे स्थान पे है। तो याद रखना है। एससीओ देशों का आतंकवाद रोधी अभ्यास, जी हाँ, एससीओ आप लोग जान ही रहे हैं, संगठन है। अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है, 22वीं बैठक हुई है, और 2022 में हुई है। तो इस तरह से याद रखना, 22 में 22वीं बैठक हुई है, और 23वीं कहाँ, भारत में होगी। जी हाँ, और कहाँ आयोजित हुई है साथियों एससीओ की बैठक, समरकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इसका आयोजन हुआ था 22वें सम्मेलन का। तो महत्वपूर्ण है। इसी सम्मेलन में जो भारत का सांस्कृतिक शहर घोषित किया गया, सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई, तो वो कौन सा शहर है, वो है वाराणसी। तो याद रखना है। अगला जो है भारत में होगा हरियाणा, जो आतंकवाद रोधी अभ्यास हुआ साथियों एससीओ में, जो है एक संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, 8 देश शामिल हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है नेपाल में, ये भी याद रखना है। तो यह जो संगठन है, ये आतंकवाद हुआ या फिर व्यापार हुआ और सांस्कृतिक संबंध हुए, इन सब क्षेत्रों में जो है सहयोग करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। तो इसने जो है आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है कहाँ, मानेसर में। सभी एससीओ देश 8 के 8 इसमें शामिल थे, याद रखना है। इब्सा मार, जी हाँ, समुद्री अभ्यास है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ, याद रखना है। भारत के आईएनएस तरकस इब्सा को मारा, कहाँ, इसे तरकस से तीर निकाल के मारा। तो याद रखना है इब्सा मार। इब्सा का मतलब इंडिया है, और बी, इब्सा में आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब ब्राज़ील, और एस ए का मतलब साउथ अफ्रीका है। तो इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच यह अभ्यास हुआ। तो याद रखना है। फिर है TUG, जी हाँ, एक स्पेस क्राफ्ट है TUG, और इसका जो है ईरान में सफल परीक्षण किया गया है, और इसको वहाँ पर समन नाम भी दिया गया ईरान में। तो याद रखना है। ये सैटेलाइट को स्थानांतरित करने वाला एक एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट है, मतलब ये लॉन्च कर दिया जाएगा और किसी सैटेलाइट को स्थानांतरित कर देगा और उसकी जगह ग्रहण कर लेगा। जगह नहीं, मतलब उसको स्थानांतरित कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा। द्रोणी, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा जा सकता है। कृषि ड्रोन है द्रोणी, जी हाँ, गरुण एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। तो द्रोणी और धोनी, ठीक है, दोनों देखिएगा, द्रोणी या फिर द्रोणी, इस तरह से याद रखिएगा। धोनी जो है MS धोनी, इसके BAMB का मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं द्रोणी के। कृषि ड्रोन है, आप लोग जान रहे होंगे कृषि ड्रोन का इस्तेमाल किन कामों में होता है, चाहे उर्वरक का छिड़काव हो
या फिर फसलों की निगरानी हो या मिट्टी की निगरानी हो, मृदा अपरदन, इन सब चीज़ों के लिए जो है कृषि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार जो है इस पे काम भी कर रही है। स्टेड 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 फास्ट नून न्यूक्लियर बार एक्सरसाइज मित्रों पहली बार हुई है। 30 देश जो है नाटो के, उनमें से 14 देश इसमें शामिल हुए हैं, तो याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेड फास्ट नून न्यूक्लियर बार एक्सरसाइज किससे संबंधित है, तो नाटो देशों से संबंधित है। 14 नाटो देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। बात करें नाटो की तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 30 देश इसमें शामिल हैं साथियों, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखना है। ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। द्रोणी हो गया, TUG हो गया है। फिर बढ़ते हैं आगे। प्रस्थान क्या है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, प्रति 6 माह पर होता है, तो 6 महीने पर होता है, तो इसको याद ही रखिएगा। पूछा जा सकता है प्रस्थान क्या है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मुंबई क्षेत्र में होता है, इसी तट पे, मतलब अरब सागर वाले तट पे होता है। SLBM फुल फॉर्म इसकी क्या है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, पहली SLBM है साथियों, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब सबमरीन से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका परीक्षण भारत ने कर दिया, सफल परीक्षण। और इसको किस सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा, तो INS अरिहंत से बे ऑफ बंगाल में इसका परीक्षण किया गया। तो ये नहीं पूछा जाएगा, बस यही याद रखिएगा कि SLBM क्या है और किस सबमरीन पे इसका परीक्षण किया गया, ये याद रखना है हम लोगों को। डिफेंस एक्सपो 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्रम पूछा जाएगा, 22 में 12वां क्रम है। 22 में भी 2022 में अंत में 2 है, और इधर 12 में भी अंत में 2 है, तो इस तरह से लिंक करिएगा। कहाँ इसका आयोजन होगा? गुजरात के गांधीनगर में। डेफ एक्सपो मतलब एक तरह का एक्सपो होगा जिसमें रक्षा से संबंधित उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसमें हिस्सा लेंगे, तो एक तरह का रक्षा प्रदर्शनी है ये। 18 से 22 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन हुआ है, ये भी याद रखना है। पाथ टू ड्राइव इसकी थीम है, ये भी याद रखना है। मोदी जी ने मिशन डेफ स्पेस का भी यहाँ पर शुभारंभ किया, तो ये भी याद रखना है आपको। और डीसा एयरफील्ड की आधारशिला भी रखी है साथियों। डीसा एयरफील्ड एक क्षेत्र की आधारशिला रखी है जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब वहीं गुजरात में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको उन सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आसानी से जवाब दिया जा सके और उस पर सीमा पे निगरानी की जा सके। भारत अफ्रीका वार्ता जो है भी हुई इसी दौरान, ये प्रति 2 वर्ष पे होती है, तो याद रखना है। सिम्बैक्स, जी हाँ, सिम्बैक्स जो इंडिया और सिंगापुर का नौसैन्य अभ्यास है, और इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, S से सिंगापुर, I से इंडिया, M से मैरीटाइम, E से एक्सरसाइज, B का मतलब बाइलेटरल। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, अगर नाम में इसके अर्थ को खोजेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। अभ्यास हुआ कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ सिम्बैक्स का, तो याद रखना है। LBM-3M2 क्या है, यही सवाल पूछा जा सकता है। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, तो याद रखना है। वन वेव के इसने 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। वन वेव साथियों एक कंपनी है, निजी संचार कंपनी है, उसमें भारत भारती मतलब एयरटेल की भी हिस्सेदारी है, और UK की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है, दोनों की संयुक्त कंपनी है वन वेव। तो इसने वन वेव के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किसने? LBM-3M2। बस इतना याद रखिएगा, LBM-3M2 क्या है, तो इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है, तो यह याद रखना है। एयरक्राफ्ट C-295 एयरक्राफ्ट C-295 साथियों टाटा ने इसको बनाने की घोषणा की है भारतीय वायुसेना के लिए। और क्या खासियत है कि यह पूर्णतः स्वदेशी होगी। प्लांट इसका जो है बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में शिलान्यास भी हो गया। इसके निर्माण के लिए प्लांट का मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर है बाजरा मिशन, जी हाँ असम से स्टार्ट किया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएन ने 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो बाजरा मिशन महत्वपूर्ण है, असम से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य समझ रहे होंगे कि बाजरा जो है मोटा अनाज है और इसके गुणों के विषय में लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, इसकी सप्लाई सुनिश्चित करना, इसकी खेती को बढ़ावा देना, यही इस मिशन का उद्देश्य है। 15 नवंबर 1875, जी हाँ ये बिरसा मुंडा की जयंती है, जो नेता थे साथियों आदिवासियों के। बिरसा मुंडा, बिरसा एम का मतलब मुंडा है। छोटा नागपुर पठार में इनका जन्म हुआ था क्षेत्र में। ये आदिवासी नेता थे, इनको धरती बाबा भी कहते थे। इन्होंने एक शब्द दिया दिकू, ये अंग्रेजों और जो बाहरी महाजन वगैरह होते थे, जो इनके जल जंगल और जमीन को हड़प लेना चाहते थे, उनको दिकू कहते थे। तो इसी उपलक्ष्य में साथियों 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, तो यह भी याद रखना है। तो 2-3 सवाल बन रहे हैं। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, धरती बाबा कौन है, बिरसा मुंडा है, और दिकू आप लोग जान रहे हैं, अंग्रेज और बाहरी लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। इन अवर लाइफ टाइम अभियान, जी हाँ यूएनडीपी और पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। COP27, जी हाँ शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हो रहा है, वहीं पर इसकी घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है, युवाओं के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और उसके अनुसार उनको जो है जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना पर्यावरण के अनुकूल। तो यह इसका उद्देश्य है। फिर है काशी तमिल संगम, महत्वपूर्ण है साथियों। शुरुआत कहाँ हुई, बनारस में हुई है, मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो तमिलनाडु की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, काशी उत्तर भारत की बात हो रही है। तो ये जो संगम होगा ना बनारस में, तो यहाँ पर दोनों जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग आएंगे और परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, तो एक रूपता आएगी संस्कृति में। फिर है शरद कमल, महत्वपूर्ण है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में पहले भारतीय पहुंचे हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के हेडक्वार्टर की, तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के एथलीट आयोग में भी ये सदस्य हैं। हाल ही में साथियों शरद कमल को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना है टेबल टेनिस के यह शरद कमल जो हैं वो खिलाड़ी हैं। और साथियों इन्होंने जो है जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वहाँ जो समापन समारोह हुआ है, तो उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनके साथ साथ दूसरा कौन था, निकहत जरीन, जी हाँ बॉक्सर हैं निकहत जरीन, इन्होंने इनका साथ दिया। तो इन लोगों ने जो है समापन समारोह में हिस्सा लिया टोक्यो के। निकहत जरीन किस खेल से संबंधित हैं, तो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और कहाँ की हैं मित्रों, ये जो हैं तेलंगाना राज्य की हैं। तो याद रखना है, 2-3 सवाल बन रहे हैं आपके। फिर है संध्या देवनाथन, जी हाँ मेटा इंडिया, आप लोग जान ही रहे फेसबुक का नाम जो है मेटा इंडिया कर दिया गया है, उसमें इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा, ये सब तामझाम मिला के इसको एक नाम दे दिया गया मेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना मेटा को लेके। फिर है जयंती पटनायक, जी हाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी मित्रों, और पूर्व सांसद भी थी। तो इनका निधन हो गया, इस वजह से ये चर्चा में रही, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है अमो हाजी, जी हाँ अमो हाजी दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे साथियों। लगभग 67 साल इनकी उम्र थी। मोटा माटी कहें 70 वर्षों से जो है इन्होंने स्नान नहीं किया था, नहाए नहीं थे। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन नहाया नहीं था, तो 4 नाम दिए रहेंगे, उसमें एक होगा अमो हाजी। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते थे, तो भैया बता देना है कि ईरान से बिलोंग करते थे। ईरान की राजधानी तेहरान है। हिलेरी मेंटल जो है 2 बार बुकर पुरस्कार की होल्डर हैं साथियों। ये ब्रिटिश लेखिका थी और इनका निधन हो गया है। फिर है MS यादव,
बोले तो मुलायम सिंह यादव जी सपा के संस्थापक हैं साथियों, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और ये नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव MS 22 शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, 3 टाइम यूपी के सीएम रहे हैं और साथियों 7 टाइम जो है MP रहे हैं। 1922 में इन्होंने सपा की स्थापना की थी, तो सपा की स्थापना का वर्ष याद रखना है। फिर है दिलीप महालनोबिस। जी हाँ, महत्वपूर्ण है क्योंकि PC महालनोबिस जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जाने जाते हैं वो भी महालनोबिस, और ये हैं दिलीप महालनोबिस। तो ORS जो होता है ना, बच्चों को जब दस्त होते हैं तब पिलाया जाता है, तो उसकी खोज की थी इन्होंने। पोलेन पुरस्कार होल्डर हैं। पोलेन पुरस्कार को बाल रोग का नोबेल कहते हैं, याद रखना है। दिलीप महालनोबिस ये नहीं रहे हैं। क्रॉस का मतलब नहीं रहे, याद रखना है। जहां भी आपको क्रॉस लगे उसका मतलब नहीं रहे, खत्म खत्म। हिमाचल प्रदेश में चंबा में 2 योजनाओं का, जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया मोदी जी ने, उद्घाटन किया, शिलान्यास नहीं उद्घाटन। और साथियों यहाँ से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की। तो यह महत्वपूर्ण है। चंबा सीधे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की गई, तो चंबा से की गई है, याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत साथियों सन 2000 में हुई थी। देख लीजिएगा 2000 ही है कि 2001 है, देख लीजिएगा, संभवतः 2000 है, मैं भूल रहा हूँ। फिर है डिट्रिच मैथेसिटिज, ये कैसे नाम है टेढ़ा बेढ़ा। रेड बुल फार्मूला जो रेसिंग होती है ना, वो छोटी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं दौड़ाई जाती हैं, तो उस टीम के संस्थापक थे। इतना ज़रूरी नहीं, बस नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि आप इसको भूलेंगे नहीं, कर जाएंगे, याद भी नहीं करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। जैसे ही विकल्प मिलेगा चढ़ बैठेंगे विकल्प पे। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, MSME संवर्धन नीति इसने जारी की है। पूछा जा सकता है कब जारी की, तो अक्टूबर 2022 में जारी की। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, महीना याद रखिएगा। यूपी में बायो एनर्जी नीति भी इन्होंने जारी की है, कब, अक्टूबर 2022 में। 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी, मतलब 2027 तक। और साथियों क्या है, 2027 तक इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है। यूपी सरकार ने क्या रखा है, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ जी, जी हाँ, इंग्लिश में लिखा होगा श्रेष्ठ जी, इसकी फुल फॉर्म रहने दीजिए इस तरह से। एक साथियों योजना है किसकी, गुजरात सरकार की। GUJ का मतलब गुजरात है। क्या इसका उद्देश्य है, किशोरियों में जो है स्वास्थ्य, पोषण और रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य और पोषण उनका सुनिश्चित करना। वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ यह परियोजना चलाई जाएगी गुजरात में। फिर है अमर बेटी हमार मान अभियान। जी हाँ, CHG का मतलब है छत्तीसगढ़, यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनको सशक्त बनाना, उनके सशक्तिकरण के मार्ग को सशक्त करना इसका उद्देश्य है। फिर है समृद्धि योजना, महत्वपूर्ण है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है। उद्देश्य क्या, एक मुश्त कर माफी योजना है साथियों। किसकी कर माफी, जो संपत्ति हुई, आवासीय संपत्ति हुई या फिर वाणिज्यिक संपत्ति हुई, इस पर जो टैक्स होता है, फिर चाहे वो बिक्री हो या फिर खरीद वाला टैक्स हो, कोई भी, उन सब की एक मुश्त कर माफी करने की योजना है समृद्धि योजना। महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको याद रखना है। फिर है सरस योजना। जी हाँ, इजराइल और खुशी संस्था है जो भारत में, ये दोनों मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, महिलाओं में जो है सैनिटरी जो हाइजीन है साथियों, उसको सुनिश्चित करना, महिलाओं में हाइजीन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। इसके लिए साथियों ये संस्थाएं दोनों क्या कर रही हैं, इजराइल और खुशी संस्था भारत की, तो सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं। और इसके लिए अर्थला नाम की एक इकाई, एक यूनिट जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित की गई है, तो यह याद रखना है। फिर है MG रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। MG का मतलब महात्मा गांधी है मित्रों। 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है, कहाँ, भूपेश। और B का मतलब बघेल, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के
सीएम हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारों का सृजन करना इसका उद्देश्य है। एमजी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। फिर है उत्तर प्रदेश साथियों, यहाँ पर अनुमोदन किया गया है 4 गंगा जैव विविधता पार्कों की स्थापना का। स्थान एकदम सटीक नहीं बताए गए हैं, इस वजह से स्थान नहीं, बस संख्या याद रखिएगा। संख्या याद रखना पूछा जाए कितने गंगा जैव विविधता पार्क स्थापना करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मा का मतलब मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देना और सशक्त करना इसका उद्देश्य है। फिर है टाइगर ट्रम्प, महत्वपूर्ण है मित्रों, एक युद्धाभ्यास है। किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच इसको किया गया। कहाँ? विशाखापत्तनम। जी हाँ, विशाखापत्तनम में सिम्बैक्स भी हुआ, सिंगापुर इंडिया, और अब जो है टाइगर ट्रायम्फ भी हो रहा है। किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। तो दोनों युद्धाभ्यास विशाखापत्तनम में हुए हैं, याद रखना है। अब आते हैं दिवस पर। तो विश्व समुद्री दिवस 29 सितंबर और विश्व हृदय दिवस ये भी 29 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। याद रखने का लॉजिक साथियों ये है कि 29 लोग जब सितम ढाते हैं तब हृदय से आंसू निकलते हैं, मतलब दिल से आंसू निकलते हैं और समंदर भर जाता है। तो इस तरह का लॉजिक बनाइएगा और याद रखिएगा। 29 सितंबरों ने 29 सितमगर, गाने सुनते हैं ना, सितमगर सितम करने वाले, इस तरह से होता है कुछ। तो 29 सितमगर ने सितम ढाया और दिल रोया और समुद्र भर गया। तो हृदय दिवस और समुद्री दिवस दोनों 29 सितंबर को होते हैं, याद रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, दोनों 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। फिर है 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, महत्वपूर्ण है साथियों, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, क्योंकि डॉल्फिन को जो है मित्रों 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था, याद रखना है। और वहीं अगर गंगा की बात करें तो उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। तो नदी में कौन आया? डॉल्फिन। तो नदी पहले, डॉल्फिन बाद में, इस तरह से याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस मित्रों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यदि भारत में शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, एकदम सही। IAF डे अर्थात इंडियन एयर फोर्स डे मित्रों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यह भी याद रखना है। माफ कीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन जो है हिंडन जो कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। गाजियाबाद को शॉर्ट फॉर्म में GZB लिखता हूँ मैं, इसको याद रखिएगा, नए लोग जो जुड़े हैं वो देख लें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इस बार थीम क्या है? प्रकाश प्रदूषण, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए इंडियन एयरफोर्स और प्रवासी पक्षी दोनों आकाश में उड़ के जो है 8 अक्टूबर को करतब दिखाते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स और प्रवासी पक्षी दोनों साथ साथ रहते हैं 8 अक्टूबर को। तो दोनों के दिवस जो हैं 8 ही अक्टूबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महत्वपूर्ण है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस मित्रों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। UN के द्वारा मनाया जाता है, 2010 में पहली बार मनाया गया था। और अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है उसी के उपलक्ष्य में इसको 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस का नाम दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस पूछ लिया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। खाना मिलेगा तभी गरीबी मिटेगी, तो 16 को खाना मिला, 17 को गरीबी मिटी, तो याद रखना है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र दिवस साथियों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। विश्व पोलियो दिवस मित्रों 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी पूछ लिया जाता है। फिर क्या बचा? राष्ट्रीय एकता दिवस मित्रों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में। फिर बात करें वंदे मातरम पहल जो है महाराष्ट्र सरकार की है,
क्या इसका काम है, क्या उद्देश्य? फ़ोन उठाने पर सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी राजस्व से पैसा प्राप्त करते हैं, उनको फ़ोन पर अभिवादन के रूप में वंदे मातरम बोलना है। तो ये इसका उद्देश्य वंदे मातरम पहल का। पूछी जाए किस राज्य की पहल है, तो महाराष्ट्र की है। काशी तमिल संगम, इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय, अब ये मंत्रालय पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय ने शुरू किए काशी तमिल संगम? तो संस्कृति मंत्रालय भी दिया जाएगा विकल्प में, तो नहीं करना है भैया। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। और यूपी वाले, खासकर बीडीओ वाले और यूपी पीसीएस वाले भैया कतई याद कर लो, 16 से 20 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ है। तब होना था, अब हो चुका है। 16 से 20 नवंबर, ये डेट याद रखनी। बनारस में सांस्कृतिक आदान प्रदान इसका उद्देश्य था। इकट्ठे हुई हैं भैया, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुई करी। फिर है युवा 2.0 योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, अब खेल मंत्रालय मत कर देना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। और युवा 2.0 योजना के तहत साथियों जो युवा लेखक हैं उनकी कृतियाँ मंगाई जाएंगी, माई जीओवी पोर्टल पर मंगाई जाएंगी। और उनमें जो उत्कृष्ट जो कृतियाँ होंगी, रचनाएं होंगी, उनको जो है इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और सरकार उन लेखकों को 75 लेखकों का चयन करेगी और उनको प्रोत्साहित करेगी। युवा 2.0 योजना, अब ये मत विकल्प में आ जाए कि खेल से संबंधित है, किसी से खेल में उत्कृष्टता से संबंध नहीं, खेल से कतई दूर दूर तक नाता नहीं है उसका। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण किताबों की, तो लता ए लाइफ इन म्यूजिक, लता ए लाइफ इन म्यूजिक यतीन्द्र मिश्र की है। लता की बात करें 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया और इंदौर में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के, तो ये भी याद रखना है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। बार ऑफ लंका अमीश त्रिपाठी की है। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी साथियों साहिल सेठ की है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस साथियों किसकी है? जो पूर्व गवर्नर हैं, जब हम लोग छोटे थे तो विमल जालान नोट पे लिख के आता था, उनकी कृति है। तो साथियों ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे हुए और संभवतः एक पार्ट और हमको करना पड़ेगा।